अस्सलाम वालेकुम। ये मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की पॉडकास्ट सीरीज हाउ आई रिपोर्टेड है। मैं हूं अरूसा शौकत। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमर बाचा। उमर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा की डिस्ट्रिक्ट शांगला से है और वो सहाफ़ी हैं गुज़िश्ता 9 साल से। इस दौरान उमर आज टीवी से मुंसलिक रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से, और डेली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी उन्होंने रिपोर्टिंग की है। आजकल उमर डॉन और डॉन.com के साथ डिस्ट्रिक्ट कोरेस्पोंडेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं। उमर, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। उमर, बात करते हैं आपकी गुज़िश्ता साल जो आपकी डॉन प्लेटफॉर्म के जो आपकी स्टोरी पब्लिश हुई थी, Braving Hostile Terrains and Attitudes, The Women at the Heart of KP's COVID-19 Battle. इस स्टोरी में आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो दरपेश उनको मसाइल हैं उनके बारे में भी बात की थी, और हमें ये भी बताया था कि इन तमाम मसाइल के बावजूद वो पेंडेमिक में किस तरह हेल्थ सपोर्ट फराहम कर रही हैं। इधर हम ये भी बताते चले आपको कि उमर की इस स्टोरी को जर्नलिज्म फॉर एन इक्विटेबल एशिया अवार्ड भी हासिल हुआ है अभी रिसेंटली। उमर, थोड़ा सा हमें स्टोरी के बारे में बताइएगा। आगाज कहाँ से हुआ इस स्टोरी का, और आपने इस स्टोरी की लीड कैसे मिली आपको? थैंक यू अरुषा। इस तरह है कि स्टोरी सबसे पहले आइडिया मेरे जहन में आया तो मेरे एक दोस्त हैं, वो जो LHW के साथ क्लोज उनका है, तो वो ड्यूटी करते हैं उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि पेंडेमिक है और एक तो सैलरीज का इशू है इनका, और इसके अलावा इनको PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए, और वैसे बाय फोर्स भेजे करवाते हैं। और इसके अलावा लोगों की जानिब से बिहेवियर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि लोगों ने इनको मुख्तलिफ नाम दिया हुआ है। यहाँ तक कि पहले तो इनको पोलियो के कैंपेन के दौरान इनको कहा जा सके कि पोलियो को पिलाते हैं, बच्चों को ये जहर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो थी वो इनके मतलब ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे। इसी तरह पेंडेमिक का, कोरोना का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगाया गया। घरों में ये जाते थे, ये बेचारे ख़वातीन घरों में जब जाते तो वहाँ पे इनका काम तो बेसिकली ये था, सबसे मुश्किल काम इनका ये था कि जब बाहर से जो लोग आते थे फॉरेन कंट्रीज से या नेशनली जो मुकामी तौर पर लोग बड़े शहरों से अपने गांव में आते थे वहाँ वापस, तो उनके यहाँ जाकर उनका नाम लिखना, उनका डेटा कलेक्ट करना, उनका टेम्परेचर चेक करना, ये सारा काम वो उनकी जिम्मेदारी थी। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो पॉजिटिव आए थे कोविड के, उनके बावजूद उनके पास कोई PPEs, कोई मतलब यहाँ तक के मास्क भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इनको कहा जा रहा था कि आप खुद अपने जेब से मास्क ले लें, बावजूद ये कि इनकी सैलरीज 8-9 माह से इनको सैलरीज ही नहीं मिली थी। और ये खवातीन वो खवातीन हैं, ये मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास में तो बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि इसमें ऐसे भी खवातीन हैं जो एक मीटिंग के लिए 3,000 रुपये पे करते हैं गाड़ी को, और वो पहुंच जाते हैं अस्पताल अपनी मीटिंग के लिए। तो ऐसे खवातीन थी, तो इस इशू पे मैंने फिर आगाज़ किया। मैंने सोचा कि इस पर मैं काम करूँ। तो स्टार्ट मैंने जो इस LHW के सर्कल में जो लोग थे, उसमें जो एरिया जो तहसील वाइज सुपरवाइजर्स होते हैं उनके साथ अप्रोच किया। उसके बाद इनके जो ड्राइवर चूँकि मेल है, तो यहाँ पे फीमेल को डायरेक्ट अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल भी है मुकामी जो लोकल कस्टम्स के मुताबिक। तो मैंने ड्राइवर्स के साथ कंटेक्ट किया, उनके साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग थे, इवन के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के हैं यहाँ पे, उन्होंने भी मुझे यहाँ तक अलाउ किया, और बावजूद कि वो समझता था कि इसमें कुछ चीज़ें मेरे खिलाफ आएगी, लेकिन उन्होंने इंसानी उसके खातिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मुझे अलाउ किया कि आप बिल्कुल इस पर स्टोरी कर ले, अच्छी स्टोरी कर ले, लाजमी कर ले इस पर, क्योंकि ये ख़वातीन हैं, इनको बहुत सी ये मसाइल दरपेश है। इनकी सैलरीज का, इनको PPEs न देना और इनको फील्ड भेजना, ये तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। फिर ये स्टोरीज मैंने स्टार्ट की। मैंने तकरीबन कोई 105 के करीब LHW जो मुख्तलिफ तहसील में जाकर मैंने उसके एक इंटरव्यू की, एक कहानी मैंने सुनी। वो सारी कहानी जो है वो मैंने ड्राफ्ट की शक्ल में ड्राफ्ट पैड पे लिख दिए। उसमें से जो की पॉइंट्स थे, जो बुनियादी चीज़ें थी, जो मुझे लग रहा था कि वाकई ये चीज़ जो है वो स्टोरी में आनी चाहिए, क्योंकि 105 LHW को इंटरव्यू, उसके बाद ड्राइवर्स के इंटरव्यू, उसके बाद जो ऑफिशियल्स के इंटरव्यू, मिनिस्टर के इंटरव्यू, ये सारे करना, फिर उसमें कानून की जो बिल पास हुआ था उस बिल के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वहाँ यहाँ तक कि मैंने उसमें जो लेजिस्लेशन हुई थी वो भी इस स्टोरी में शामिल किया है कि ये लेजिस्लेशन भी हुई है, उसके बावजूद ये इस पे काम इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट की नहीं हो रही।
यहाँ वो भी मैंने शामिल किया था, डाटा भी इसमें शामिल किया कि कितने एलएसडब्ल्यू थे, शंगला में 327 एलएसडब्ल्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके अलावा फिर उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जो आईएचपी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रही है, वो भी अलग से मैंने उसमें स्टैटिस्टिक्स डाले थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है उसमें, स्टोरी में डाले थे पूरे कहानी, एक एक कहानी में। उसमें एक खातून जो थी, उसने कहा कि जब एक इलाके, कुछ इलाके ऐसे हैं ब्रेविंग हॉस्टाइल टेरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो हेडलाइंस हमने दी, इसका बुनियादी ये है कि चंगला की लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कई कई घंटे पैदल, यानी एक एलएसडब्ल्यू अगर घर सुबह निकलती है, उनका टारगेट होता है कि आप रोजाना 8 से 10 घर आपने लाजिमी देख रहे हैं। वो बेचारी एक घर से दूसरे घर जाने के लिए 4 घंटे लगाती है। 4 घंटों में वो एक घर पहुंच रही है, वहां पे थोड़ा बहुत स्टे करके वहां से डाटा कलेक्ट करके फिर वापस दूसरे घर में, तो कई कई घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बावजूद इनको पीपीईज भी नहीं प्रोवाइड किए, दूसरे कोई मराहत इनको नहीं मिल रही, सैलरीज इनके 8-9 महीने से बंद थे। ये स्टोरी फिर मैंने कंपाइल की, कंपाइल करने के बाद मैंने अपने एडिटर्स को भेजी। एडिटर्स ने पहले शेयर भी किया कि एक अच्छी स्टोरी लिखी है, आइडिया भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हमारे जो डॉन.कॉम की टीम है, फिर उनको हमेशा मेरा साथ रहा है। और मैं इंग्लिश जर्नलिज्म में अगर जो कुछ मैंने हासिल किया, डॉन.कॉम की पूरी टीम मेरे साथ बहुत सपोर्ट कर रही है। मुझे लगता है कि मेरे मुझसे ज़्यादा किसी और की ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमेशा से स्टोरीज डिस्ट्रिक्ट्स में आपने अमूमन देखा होगा। ये चीज़ मैंने 9 साल सहाफत में, मेरे वालिद साहब भी सहाफ़ी रहे, दुनिया के साथ वो एसोसिएटेड ऑफिसर के तुम्हारे, तो सहाफत में मैंने एक चीज़ डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट के साथ नोट की है, बहुत ही अजीब है कि डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट को समझा जाता है कि ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। उस दिन जब मुझे अवार्ड मिला, तो मुझे तो बल्कि मुझे नहीं बल्कि पाकिस्तान को मिला है अवार्ड, और पाकिस्तानी जर्नलिज्म को मिला। उस अवार्ड मिलने के बाद मुझे अपने सर्कल के जो लोग हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनकी तरफ से मैसेज भी नहीं आया कि मुबारक हो। बहुत सारे बाकी लोग थे, बड़े शहर के लोग, उन्होंने भी मुबारकबाद दी, अप्रिशिएट किया, हमेशा काम को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं करते। दूसरा ये है कि इदारे जो है वो कोशिश करते हैं कि येलो जर्नलिज्म को प्रमोट ही करें, कि बस अपने बंदे हायर करें, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, उसको कुछ समझ आता हो नहीं, लेकिन उसको जब बोलना आता हो वो स्क्रीन पे आ जाए, टीवी पे स्क्रीन पे आ जाए, माइक उसको दे देते, तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। फिर इस तरह जो फिर सारे उस जिम्मे में आते हैं, फिर सबको डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंट को ये समझा जाता है कि ये किसी काम के नहीं है। हालांकि मेरे मुताबिक बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, हर जगह पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में अच्छे रिपोर्टर्स हैं जो अच्छी स्टोरीज निकाल सकते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं अच्छी। तो मैं इन सबको अच्छे काम जो करते हैं उनको मेरे ख्याल में डेस्क की जानिब से भी और सहाफ़ी की तंजीमों की जानिब से भी हर किसी की जानिब से अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, बजाय कि डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। उमर, यही बात मैं आपसे आगे भी करना चाह रही थी। थोड़ा-सा ये रिपोर्टिंग प्रोसेस पे भी बात करके, और मैं यही मसले-मसाइल पर भी थोड़ा-सा बात करना चाह रही थी। आपने बताया कि आपने लेडी हेल्थ वर्कर से बात किया। आप कह रहे हैं 150 लेडी हेल्थ वर्कर से आपने स्टोरी के लिए बात की। 105 अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, ये तो हो गया आपका लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से। आपकी स्टोरी को अगर हम गौर से देखें तो उसमें ऑफिशियल पॉलिसी जो है या जो रिसोर्स एलोकेशन है उसके हवाले से भी आपने बड़े सवाल उठाए कि ये अगर मुनासिब तरीके से किए जाए तो लेडी हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट किया जा सकता है। मुझे ये बताएं उमर कि आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की, ऑफिशियल या गवर्नमेंट सोर्सेस से राब्ता करना या उनसे बात करना कितना आसान या मुश्किल था आपके लिए? ज़ाहिर है सीन कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक भी हो रही थी आपकी स्टोरी में होंगे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस स्टोरी में? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैंने काफ़ी इस चीज़ पे ऑफिशियल्स जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर जो है ना, उसका नंबर मुझे पहले नहीं मिल रहा था। मैंने कोऑर्डिनेटर को कहा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो फिर उसके बाद मैंने रब्ता किया अपने दोस्त से, मैंने कहा आपका ऑफिशियल हो सकता है आपके पास नंबर हो तो आप दे दें। वो नंबर में उस पर मैंने मैसेज किए, उस बंदे के साथ मेरे चैट भी हुआ, मेरे क्वेश्चन भी शेयर किए, सारा कुछ किए। फिर नहीं, मुझे वो कहता है कि आपने जो है वो गलत बंदे को कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो हेल्थ वर्कर्स का कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी ड्यूटी किसी और जगह है और मेरे पास ये पोजीशन नहीं है। फिर उसने के बाद मैंने शफाक साहब को कहा कि सर ये नंबर गलत है। उसने मुझे फिर उस बंदे का नंबर दिया जो कोऑर्डिनेटर है उसका।
कोऑर्डिनेटर के साथ मैंने रब्ता किया तो उनसे कहा आपने अगले दिन रब्ता करें। शायद उनके पास वो कह रहे थे कि मेरे पास जो उनके रेस्टोरेंट मैंने ज्वाइन किए, रेस्टोरेंट तो नहीं था लेकिन उसके 3-4 महीने हो गए थे। लेकिन फिर मेरे ख्याल में उनके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे सका उस दिन। फिर अगले दिन उसका मैंने इंतज़ार किया, तो फिर मैंने दोबारा से उसको मैसेज किए, उसने गौर से नहीं पढ़े। फिर मैंने दोबारा से उसको कॉल की, मैंने कहा सर काइंडली मुझे आप रिस्पॉन्ड करें। उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ। उसके बाद फिर ये सिलसिला कम से कम 2-3 दिन उसका वर्जन देने के लिए मुझे लगा। लेकिन लास्ट इवेंचुअली उन्होंने मुझे जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, बताया सारा कुछ। उन्होंने तो खैर इनिशियली रिफ्यूज़ भी किया कि ये बात सही नहीं है कि इनकी सैलरी जो है वो इतने महीनों से। फिर मैंने कहा कि सर मैंने जो बैंक स्टेटमेंट निकाले थे, अच्छा। मैंने एलएचडब्ल्यू के बैंक स्टेटमेंट्स भी निकाले थे, मेरे पास अभी भी मौजूद है। वो स्टेटमेंट मैंने 10 एलएचडब्ल्यू की उनसे इजाज़त लेकर वो स्टेटमेंट सारे बैंक स्टेटमेंट्स निकाली और उसमें ये रिकॉर्ड फिर मौजूद था। फिर मैंने उसको ये मेरा एविडेंस था कि ये सर आपकी बात और मेरी बात में कॉन्ट्रास्ट इसलिए है कि ये आप जो कह रहे हैं कि 4 सैलरीज़ है, मेरे पास बैंक रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है स्टेटमेंट के मुताबिक, उसमें ये फ़र्क है। 8 महीनों की सैलरीज़ है, तो आप कह रहे हैं कि ये इतनी है। उसने कहा कि नहीं ये हो सकता है किसी 1, 2, 3 के का मसला हो लेकिन पूरे एलिजिबल का नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि सर ये 2018 में जो एलिजिबल भर्ती हुई है, उन सबका ये इश्यू है। तो खैर बहरहाल वो तो अपने उसने जो कहना था उसने जवाब दे दिया, वो मैंने लिख दिया उसका जवाब। और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि सैलरी जो है वो 2 महीने में जारी कर लेंगे। लेकिन वो कमिटमेंट उसका अभी अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में कोई 1 महीना बल्कि 14 दिन हुए। 14 दिन हुए, सिर्फ़ 8 सैलरीज़ में सिर्फ़ 4 सैलरीज़ में 3 सैलरीज़ उनको पे किए गए। और अच्छा। अभी भी मेरे स्टोरी का ये इम्पैक्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। पॉलिसी इस तरह चेंज कर ली कि पहले इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की जो सैलरी थी वो इकट्ठे 4-5 महीने के बाद इस तरह 1-2 सैलरीज आती थी। और फिर उसके लिए लिस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले उसकी जो शूटिंग वगैरह करके वो बैंक में भेजते थे, बैंक वाले उसको रिले करते थे, तो इसमें कम से कम 12 दिन फिर भी लग जाते थे। वो प्रोसेस खत्म हुआ, अब यकम तारीख पे हर एचडब्ल्यू को सैलरी मिलेगी। ये अभी लास्ट जो सैलरीज मिली है वो भी डायरेक्ट थ्रू बैंक ऑनलाइन आ गई है। तो ये उन्होंने एक सिस्टम बना ली है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जो प्रोग्राम है उन्होंने कि केबी के जितने भी एचडब्ल्यू जो प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रही है उनको सैलरीज अब ऑनलाइन आ रही है। हर महीने के 1 तारीख को उनको सैलरीज मिलेगी। प्रोजेक्ट वाला तरीका ठीक है, इनकी ड्यूटी अभी प्रोजेक्ट बेस है लेकिन सैलरीज इनको बाकायदा तौर पर एकम तारीख को मिले। ये इम्पैक्ट अच्छा हुआ है इस पे मतलब स्टोरी स्टोरी का। जी। उमर ये बताएँ कि ये आपकी स्टोरी में जैसे आप ये कह रहे हैं आपने बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ की, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप अपने सोर्सेज़ के पास भी गए, क्वेश्चन भी किया उनको। अगर आप इस स्टोरी को अगर डिटेल में पढ़ें तो उसमें सिर्फ़ हमें पेंडेमिक के बारे में नहीं बताया जा रहा, सिर्फ़ लेडी हेल्थ वर्कर्स की सैलरीज़ के इश्यू के बारे में या उनके मसाइल के बारे में नहीं बता रहे। आप हमें ज़ोरा ज़ीनत के बारे में बताते हैं, आप हमें कुलसूम बीबी के बारे में बताते हैं, सीमा बीबी के बारे में बताते हैं। ह्यूमन एलिमेंट बहुत है उसमें, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं एज़ अ रीडर जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि वो जब बता रहे हैं कि उनको इतना लंबा फ़ासला तय करना पड़ता है, क्या मसले होते हैं, मास्क तक नहीं प्रोवाइड किया जाता। मुझे ये बताएँ कि इस किस्म की इश्यूज़ में ह्यूमन स्टोरीज़ को इनकॉर्पोरेट करना स्टोरी में इश्यू की गहराई समझाने के लिए कितना अहम होता है स्टोरी टेलिंग में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि शुरू से मेरा देखिए शुरू से तो नहीं लेकिन कुछ 2 साल हो गए उसमें मैं क्रेडिट दूँगा, लाज़मी सी बात है कि प्रोफ़ेशनल होके ज़ारी जलील लाहौर बेस्ड हमारे सीनियर कलीग हैं। और मैं स्टोरीज़ करता था लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन हमारी मीटिंग हुई लाहौर में तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि ह्यूमन एंगल पे स्टोरीज़ किया करें और इस तरह किया करें। वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है उसमें। फिर मैंने पहले स्टोरी की कोल माइनर्स पे और वो स्टोरी पे बहुत ज़्यादा वो उड़ान के फुटप्रिंट्स पे बैक पेज पे लगी। उसपे मुझे फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, लोगों ने काफ़ी स्टोरी पढ़ा, एडिटर्स ने भी एप्रिशिएट की। उससे मुझे एक किस्म का सपोर्ट मिला कि आप वाक़ई इस आइंदा से जितनी भी स्टोरीज़ हो कोशिश करें कि ह्यूमन टच उसमें लाज़मी हो। तो ह्यूमन बेस्ड स्टोरीज़ जो है वो लोग पसंद भी करते हैं। जब रीडर पढ़ते हैं तो उसको
आप ये कह रहे कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक रीडर को, वो कहते हैं किस तरह हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जाना हुआ, मतलब ये आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको समझ में आती है। दूसरा ये कि जब आप उसमें टेक्स्ट हो, सारी चीज़ें हो, और तो फिर उसको समझ भी आता है कि स्टोरी जो है वो वाक़ई सच में वो बनी है। और इसमें आपको टाइम कितना लगा इस स्टोरी को कंप्लीट करने में, सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करने में, टू एंड फ्रो सारा कुछ वेरीफाई करने में आपको कितना टाइम लग गया? क्योंकि ये स्टोरी मैं एक फेलोशिप के अंदर कर रहा था, तो स्टोरी की टाइम जो लेंथ है वो काफ़ी कम था। लेकिन मेरा मेंटर मुझे कह रहा था बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छी शख्सियत है। और वो मुझे कह रहा था कि आप उमर आप स्टोरी बहुत अच्छी है, आप खैर है कोई बात नहीं, आप टाइम ज़्यादा लगाए, लेकिन इस स्टोरी को आपने जिस तरह आपने स्टार्ट लिया है, इसी तरह हुँ, आपको इसको वो मज़ीद रौनक दे दे तो अच्छी स्टोरी होगी। हुँ, मैंने स्टार्ट लिया है तो शुरू में डेटा वगैरह, लोगों से इंटरव्यू सारा कुछ, कोई 20-22 दिन लगे इसमें। फिर जो ऑफिशियल के मतलब फ़ोन के ज़रिए मैंने सारा कुछ फिर बात की, जो ऑफिशियल्स की इंटरव्यूज़ वगैरह, इसमें जो मिनिस्टर साहब है उसके इंटरव्यू तो खैर वो मैंने उसको कहा था कि आप मुझे वीडियो बना के भेजिए, वो वीडियो उसने भेजी मुझे। मेरे ख़्याल में 28 दिन या 27 दिन लगे थे पूरा इस प्रोसेस में, और उसके बाद जो पब्लिकेशन में भी कोई 15 दिन लगे थे। क्योंकि ज़ाहिर है एडिटर्स के बहुत सारे और भी असाइनमेंट होते हैं, तो जी। थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे थे उसपे। उसके साथ फिर जो चीज़ें कोई कमी पेशी या कुछ चीज़ समझ नहीं आती थी टीचर्स को, तो फिर वो मैंने बता दी स्टोरी। बिल्कुल। तब 1.5 महीने में स्टोरी पब्लिक आ गई। उमर, ये आपने बात की टाइम की, ये बड़ा एक कंटेंशियस इशू होता है रिपोर्टर्स और डेस्क के दरमियान, कि बकायदा नेगोशिएशन हो रही होती है कि डेस्क पुश कर रहा होता है कि भाई स्टोरी हमें जल्दी चाहिए, और रिपोर्टर पुश कर रहा होता है कि नहीं, मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, स्टोरी अभी सही तरह डेवलप नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में जहाँ इतने ज्यादा प्रेशर्स हैं डेली रिपोर्टिंग और डेली न्यूज साइकिल की, जहाँ मुसलसल जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर हम टीवी पे देखते हैं वो मोर और लेस प्रिंट और डिजिटल में भी पेनिट्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है कि डेस्क सपोर्टिव हैं, रिपोर्टर्स को देते हैं उनको टाइम कि जी आप स्टोरी को इतने दिन लगाएं लेकिन प्रोड्यूस समथिंग दैट इज गुड एंड वैल्यूएबल? मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म में जब मैं आया तो ट्रिब्यून में शुरू में काम कर रहा था, उसके बाद फिर डॉन में मैंने एक चीज़ इंग्लिश जर्नलिज्म में ज़रूर सीखी। बल्कि मेरा ये दावा भी है कि इंग्लिश जर्नलिज्म या प्रिंट जर्नलिज्म में आपकी रिपोर्ट जो है वो कम से कम उसमें आप किसी हद तक जो है वो सच्चे होते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाए तो उसके पास टाइम का इशू भी, आपको एडिटर्स और डेस्क देते हैं। इवन के मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पुराना एक इलाका है हमारा, वहाँ पे मेरे मुकाम के कारवाई पे ब्लास्ट हुआ। मुझे डेस्क की तरफ से कॉल आई, मतलब तुरंत मुझसे यहाँ 4 घंटे का फासला है, और फिर ब्लास्ट हुआ है, जगह-जगह पे नाके और आर्मी वाले सारे चेकिंग, तो ये मैं शोरस के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो रास्ते भी बंद थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझसे दूर है, मैं नहीं पहुँच सकता वहाँ पे, आपको मैं कैसे लाइव दे दूँ, ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा कि आप जो है वो कुछ भी करें लेकिन आप जाएँ। और मेरा भी ज़ाहिर है फिर उस टाइम चूँकि मैं काफ़ी यंग भी था उस टाइम, तो मैंने ऐसे डेस्क वाले को ये सॉरी टू से मतलब सख्त अल्फाज़ कहे कुछ कि भाई आप क्या देते हैं मुझे? सैलरी देते हैं? आप मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप जाएँ, ये करें, वो करें। कौन होते हो आप? कम से कम आपको तो 15-20 हज़ार रुपए सैलरी मिल रही है। आप मुझे फ़ोर्स कर रहे हो, जाओ अपने बॉस को बताओ कि उमर ये करे। वो ख़ैर उस बात पे तो ख़ैर मैंने फिर उसने रियलाइज़ किया होगा, फिर बाद में जो ओएसआर के हेड थे उसने भी कॉल की कि उमर की सॉरी कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे समझाया, लेकिन टाइम बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप मैं समझता हूँ कि आप किसी हद तक फेयर भी नहीं रख सकते, किसी हद तक आप सही खबर भी नहीं दे सकते। सम टाइम जी। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 बंदे इस हादसे में मरे, फिर पता चल जाता है कि यार ये तो वहाँ पे कोई बंदा मरा नहीं है, और आपकी खबर जो वो टीवी चला लेता है। बस हम्म। वो जल्दी की है इसमें। तो प्रिंट में ये है कि आपके पास टाइम होता है, आप खबर को कंप्लीट और तसल्ली करके 2-3 सोर्सेज़ से कन्फर्म करके आप उसकी फैक्ट्स फैक्ट के साथ सारा कुछ कन्फर्म करके आप चला सकते हैं। और दूसरे डान में ये मज़े की बात मैं बताऊँ कि डान में हमारा पेशावर वाले डेस्क में भी सही तरह चेक करते हैं स्टोरी को। अगर कोई थोड़ा बहुत मतलब उनको लगता है कि ये चीज़ जो है वो उस पे वो कन्फ्यूज़ है, एडिटर को समझ नहीं आ रही, या खबर में कोई वाक़ई ऐसी कोई बात है जो कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर वो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि उमर ये मसला है। फिर इस्लामाबाद वाले के पास जाती है स्टोरी, वो भी चेक करते हैं स्टोरी। उमर, मैं आपसे एक अगला सवाल ये करना चाह रही थी कि ये आपने बात की सारे जो इश्यूज आप फेस करते हैं रिपोर्टर के तौर पे,
आपकी स्टोरी पढ़ने के बाद और अभी आपसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा-सा शक हो रहा है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स थोड़ा बहुत फेस करती हैं, वो रिपोर्टर्स भी मैं कंपेयर नहीं कर रही दोनों के रोल्स को, लेकिन मैं चैलेंजेस के हवाले से बहुत ही सतही लेवल पे कंपेयर कर रही हूँ। ज़ाहिर है लेडी हेल्थ वर्कर्स का बड़ा एक अहम रोल है हेल्थ सपोर्ट में और उनका किसी किस्म का हम मुकाबला भी नहीं कर सकते उस हवाले से। मैं ये कह रही हूँ जैसे आपने बात की कि सैलरीज़ के इश्यूज़ होते हैं, फ्यूल का इशू होता है। मुझे ये बताएं पेंडेमिक के दौरान रिपोर्टिंग करना कितना चैलेंजिंग था? क्या रिपोर्टर्स को भी वही मसले थे कि क्या मास्क या सेफ्टी के हवाले से कोई आप लोगों को अपनी तरीके से अरेंजमेंट्स करनी पड़ रही थी या न्यूज़ रूम्स कोई प्रोटोकॉल्स दे रहे थे? किस तरह आप लोगों ने इस आपने आप अपनी मुझे ज़रा जर्नी बताइएगा, आपने किस तरह इसको डील किया? अच्छा, इस तरह है कि रिपोर्टर्स को आमतौर पर जो फेस टू फेस रिपोर्टिंग थी वो काफ़ी कम हो गई थी पेंडेमिक के दौरान। अ, यानी आप पुलिस स्टेशन जाना आपके के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या किसी ऑफिस में जाने के लिए आपके रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे। लेकिन जो कुछ फ़ोन के ज़रिए पॉसिबल था तो वो फ़ोन के ज़रिए हम कर लेते थे। मतलब इन्फॉर्मेशन फ़ोन के ज़रिए ज़्यादातर कलेक्ट कर रहे थे। और मैं तो ही पर्सनली तो मैं घर में ही था, जो ज़्यादा शुरू के दिनों में। फिर उसके बाद जैसे ही एसओपीज़ का पता चला कि ये इसके लिए ये एसओपीज़ है वो अडॉप्ट करने चाहिए। पता चला कि मतलब इससे ही पहले तो नहीं था, शुरू में कुछ लोगों को अंदाज़ा सारी चीज़ें कंस्पिरेसी थ्योरीज़ भी चल रही थी। तो मास्क का इस्तेमाल, डिस्टेंस रखना, और फिर इसके अलावा सैनिटाइज़र जेब में रखना, तो ये सारी चीज़ें, गाड़ी में सैनिटाइज़र रखना, तो ये सारी चीज़ें फिर समझ गए थे कि ये तरीके हैं। सही। उमर आपसे बस आखिर में 2 मुझे सवाल करने हैं। एक मुझे बताइएगा आम तौर पे हेल्थ और एजुकेशन या इस तरह की बीट्स जो होती हैं, इनको हम देखते हैं टीवी पे भी उतना एयर टाइम नहीं मिलता और अगर प्रिंट की बात करें तो वो डिस्प्ले नहीं मिलता जितना अगर बात करें सियासी खबरों की जिनको बहुत बड़ा डिस्प्ले मिल रहा होता है और इनके मुकाबले में, इन बीट्स के मुकाबले में। पेंडेमिक में ये सूरत-ए-हाल अलबत्ता थोड़ी-सी तब्दील हो गई है, इसलिए पेंडेमिक में हमने थोड़ा-सा ये देखा है कि ये इश्यूज़ पे भी बात करना किस कदर अहम है। ख़ास तौर से आप देखें अगर सेहत या हेल्थ के बारे में। इस हवाले से मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक ये कि अगर पेंडेमिक की रिपोर्टिंग को देखें जनरली, तो वो ज़्यादातर फ़ोकस्ड रही है डेली इवेंट्स के ऊपर, कि नए इन्फेक्शंस कितने आए हैं, नई डेथ्स कितनी आई हैं और ये वाक़ई में बहुत अहम पहलू है इस पेंडेमिक का भी और एक खौफनाक पहलू भी है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो इश्यूज़ जिनको गहराई में देखा जाना चाहिए पेंडेमिक के साथ-साथ, वो इग्नोर हो रहे होते हैं, उनको उतना एयर टाइम नहीं मिल रहा होता या प्रिंट पे इतना नज़र नहीं आते। क्या आप एग्री करते हैं इससे और क्या आपको लगता है कि रिपोर्टर्स के ऊपर क्या वजूहात हैं कि वो इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं? या आपको लगता है कि नहीं वो रुझान बदला है, अब न्यूज़ रूम्स में ये रियलाइज़ेशन आई है कि नहीं ये इश्यूज़ हैं एक्चुअल और इनको ज़्यादा हमें टाइम और स्पेस देनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं दूँगा कि पार्टी का नेशनल लेवल पार्टी है, उसका मरकज़ी चेयरमैन आया था, मरकज़ी जो सदर है वो आया था, अमीर सॉरी। मरकज़ी अमीर आया था और मैंने स्टोरी डाल को भेजी थी। अगले दिन वो स्टोरी एक कॉलम स्टोरी लगी मुझे कि ये तो बड़ा इवेंट हो रहा है। आगे से मुझे एडिटर का जवाब था कि कोशिश करें कि आप इश्यू बेस्ड स्टोरीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह डान में ये मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ, पाकिस्तान कहना चाह रहा है कि आपको इश्यू की आप जो भी स्टोरी करें, मतलब कल मैंने इश्यू बेस्ड स्टोरी के आज लगी है डान में के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसका पोस्ट 2 महीनों से खाली है, उसकी वजह से टीचर्स और डिपार्टमेंट पूरा सफ़र हो रहा है। ये स्टोरी आज लगी है बड़े अच्छे स्पेस के साथ। इसके बजाय कि कोई पॉलिटिकल स्टोरी में भेजता तो या तो वो रिजेक्ट हो जाती, स्पेस और ऐड अगर ज़्यादा होते, या जो है वो मतलब एक कॉलम में लग जाता। मतलब डॉन इस तरफ नहीं जाता। दूसरा आपने कहा कि पेंडेमिक के दौरान, तो पेंडेमिक के दौरान डॉन.कॉम ने एक वाहिद डॉन.कॉम इदारा है जिन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की है अपने वेबसाइट के ऊपर, एक स्पेशल सेगमेंट के तौर पे एक बनाया है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अलग से, स्टोरीज़ अलग से, हमने एक-एक बंदे को, अपने रिपोर्टर्स को कहा कि आप अपने एक-एक स्टोरी लाज़िमी करें। मतलब ये स्टोरी मैंने की, इसके अलावा 2 स्टोरी और भी मैंने की डॉन.कॉम के लिए। तो स्पेशल कवरेज दी है इस पे। दूसरा कि पॉलिटिकल जो कवरेज है, मतलब आप सही कह रही है, मैं एग्री करता हूँ कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जा रही है। अगर शिमला में कोई वाक़या होता है, मतलब यहाँ पे 4-5 बंदे मर जाते, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो खबर नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है।
लेकिन इस्लामाबाद में अगर एक गद्दा जो है वो उसमें गिर जाता है तो वो जो है उसके लिए खबर है, उस पे लाइव पेपर होते हैं फिर। एक तो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मतलब एक प्राइम किस्म का एक मैं कहूँगा कि डिस्क्रिमिनेशन है कि डिस्ट्रिक्ट्स को टाइम नहीं देते, स्पेस नहीं देते। इसके अलावा फिर इश्यूज़ को देखते हैं, तो इश्यूज़ को साइड पे करते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल फिगर यहाँ पे आया है, जलसा कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ से डीएसएनजी जो है वो मूव करते हैं, वहाँ यहाँ पहुँच जाती है, डीएसएनजी आती है, लाइव कवरेज करते हैं, बड़ा कुछ होता है। लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आजकल तो ये बड़े एक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का हर अगर बच्चा है या बुज़ुर्ग है, जो भी है, वो सारे सियासतदान बन गए। हर कोई जो है वो पॉलिटिकल एनालिसिस करता है अपनी हिट्स पॉलिटिकल के एनालिस्ट मुताबिक बन गए। कि वज़ीर-ए-आज़म ये होगा, वो ये होगा, यहाँ पे ये होगा, महँगाई आई, ये हुआ। हर कोई एक्सपर्ट बन गया है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है इस वजह से। सही। नहीं, जी। ये बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है। उमर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शुरू में आपने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी एनकरेजमेंट चाहिए होती है और उनको वो सपोर्ट और वो टाइम और रिसोर्सेज़ चाहिए होती हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जब आप रिपोर्ट करते हैं शांगला से और आप जो इश्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप किस किस्म की सपोर्ट को देख रहे होते हैं अपनी डेस्क की तरफ से कि इस किस्म की मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए? और किस किस्म की एनकरेजमेंट आप इंडस्ट्री से आप उम्मीद रखते हैं कि जो जर्नलिज्म की इंडस्ट्री है वो किस किस्म की सपोर्ट फराहम कर सकती है आपकी सहाफत को? डेस्क में जो लोग होते हैं वो बहुत कम आपके साथ होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो आपका साथ देते हैं। लेकिन ये है कि जब आप स्टोरी जब काम की बात होती है तो काम में आपके साथ वो समटाइम इंसाफ करते हो और समटाइम इंसाफ करते भी नहीं। जीजस आपके साथ कभी इंसाफ करते, कभी नहीं करते। आपकी स्टोरी को वो जगह देते या नहीं देते। कभी समटाइम आपको स्टोरी अच्छी भी हो, बहुत अच्छी उसमें ह्यूमन एंगल भी हो, फिर वो स्टोरी आपकी रिजेक्ट भी हो जाती है कि यार ये तो कोई पता भी नहीं है समझा। तो सैलरीज़ के बहुत इश्यू है, मतलब सैलरीज़ मेरे पूरे जो मैं कोशिश करूँ स्टोरीज़ में रोज़ाना की मैं तो स्टोरी लिखता हूँ, बेचता हूँ, लग जाती है। मेरे पैसे बन जाते हैं कोई 15-16 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपए। तो उसमें ये पाकिस्तान में जब से जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये जब आए हैं तो अ, आपको भी पता है, सबको पता है कि मीडिया के साथ इन्होंने क्या किया है। फिर मीडिया भी इदारों को फिर सैलरी कट भी लगे। इसके अलावा एक लोगों को फायर भी किया गया। ये सारे चैलेंजेस और अब भी मतलब इस वक़्त मैं भी खतरा महसूस करता हूँ, ये हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यूचर के हालात नहीं बदले तो हमें भी कहा जाएगा ये भाई अपना बिस्तरा जो है वो खोल कर दे। तो हालात चैलेंजिंग है ये सारी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके अलावा भी इदारों को, इंटरनेशनल इदारों को अच्छी स्टोरी हो, कोई अच्छी आइडिया मेरे पास हो, मैं पिच करता हूँ। अभी तो फिर फिलहाल कोई इंटरनेशनल इदारे के साथ 1-2 के साथ काम किए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो वहाँ से हो सकता है फिर बंदा अपने मामलात जो है वो कर सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि सही जर्नलिज्म वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए काम काफ़ी मुश्किल है। सही जर्नलिज्म करना फिर जब आप एक्यूरेट जर्नलिज्म और प्योर जर्नलिज्म की बात करते हैं तो फिर आपके लिए चैलेंजेस ये भी है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे ऊपर अटैक भी हुआ था। एक स्टोरी पे अस्पताल के हवाले से मैंने स्टोरी की थी। तो ये हुआ, फिर उसके बाद एक पुलिस के हवाले से स्टोरी की, उसके ऊपर भी अटैक हुआ। फिर वो मानते नहीं है कोई, मतलब जो गलत काम करते हैं वो फिर आपके आपको मानते नहीं है, आपके वजूद को बिल्कुल नहीं मानते कि आपने कुछ अच्छा लिखा है, हमारे इस्लाह के लिए लिखा है, बल्कि वो कहते हैं कि हम सबसे सुप्रीम है और हम जो कुछ करें बस हम है, बस ना हमारे सामने सब जो है वो चमेंटिया है। फिर लोगों की ये ज़हन में, फिर ये चीज़ जो है वो फिर सहाफ़ियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी। उमर, पुरुमीद किस चीज़ के बारे में आप सहाफत से के बारे में हवाले से? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। इसमें मैं तो क्या खासी बताऊँ आपको? नाउम्मीदी नज़र आ रही है आपके जवाब में। नाउम्मीदी ही समझे कि क्या कहूँगा, मतलब क्या कोई मैंने अपने एक वेबसाइट, मेरे अपनी ज़ाती एक वेबसाइट भी चल रही है, दी नाज़रीन पोस्ट के नाम से। वेबसाइट मैंने लॉन्च है, मैंने अपने अपने पैसे मेरे पास हैं, के सारा कुछ मैंने किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें मैं खुद समझता हूँ।
टेक्निकल चीज़ें, वेबसाइट को रन करना, फिर इसमें डेवलपमेंट करना सारे कुछ। उसके बावजूद गूगल एड्स भी आ रहे हैं उसके ऊपर। गूगल एड्स भी इतने हैं कि पाकिस्तान में गूगल एड्स जो है वो आप पूरे महीने आपके गूगल एड्स से तो 1 या 2 डॉलर है, मुश्किल से। सबको इक्वल जगह देनी चाहिए और सबको बल्कि सब पूरे पाकिस्तान को, हर इलाके को ये नहीं करना चाहिए कि अगर गिलगित-बल्तिस्तान में कोई मामलात है, कोई मसाइल है, आप उसको एक साइड पे कर दें। सिर्फ़ आप जो है वो एक शहर को फ़ोकस करें, लाहौर में जो कुछ होता है या आप इस्लामाबाद के अंदर के एक बंदा चोले बेच रहा है, वो उसकी स्टोरी ठीक है, उसकी स्टोरी अच्छी स्टोरी होगी, लेकिन उसको आप बस उस पे टाइम दें या फिर आप मार्गल हिल जाए, वहाँ फिर उसकी आप वहाँ पे कोई वीडियो बनाए, वो चलाएँ। तो ये तो जर्नलिज़्म ना हुई ना। जर्नलिज़्म तो ये है कि आप सही जो बेसिक इश्यूज़ हैं, लोगों को दरपेश है, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती है, लोगों की ज़िंदगी में चेंज आ सकती है। तो ऐसी स्टोरीज़ को फ़ोकस करना चाहिए, ऐसी स्टोरीज़ लेनी चाहिए और सबसे बुनियादी चीज़ जो मेरी कोशिश हमेशा है, वो ये कि मैं स्टोरीज़ में हर स्टोरी में जो फीचर स्टोरी में करता हूँ, उसमें पॉलिसी लाज़मी ऐड करता हूँ। पॉलिसी किसी स्टोरी की एंगल हो, उसके बाद कोई पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को ऐड करो कि यार ये गवर्नमेंट जो है पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, ये पॉलिसी है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। उससे ये होगा कि गवर्नमेंट को आप बता सकेंगे कि यार ये चीज़ें पड़ी हुई है, आप इस पे काम करें, इससे ये फ़ायदा भी होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, तो आप सिस्टम ही चलेगा। उससे ये होगा कि जर्नलिज़्म एक पॉजिटिव एंगल में, ब्रॉड एंगल में करनी चाहिए। आपका काफ़ी टाइम मैंने ज़ाया किया इस क्वेश्चन नहीं, पे। बिल्कुल भी नहीं। उमर, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स बीच में अभी बात हुई थी ये पॉलिसी के हवाले से और इशू बेस्ड जर्नलिज्म के हवाले से, जो कि वाक़ई में आई थिंक इस पे तो कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है कि इशू बेस्ड जर्नलिज्म या वो स्टोरीज़ जो कि ह्यूमन्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, सोसाइटीज़ को ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, उन पे ज़्यादा से जी, ज़्यादा बात भी होनी चाहिए और सहाफ़त भी होनी चाहिए। उमर, हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और आप सबसे फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।